हेलो स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगें। तो इसमें हमने पढ़ लिया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा, देहली आवर्ती और कार्यफलन। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि धातु पर निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाने पर धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और जिससे धारा प्रवाहित होती है। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। फिर हमने पढ़ा देहली आवर्ती कि वह निश्चित न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश डालने पर धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। तो उसे हम उस निश्चित न्यूनतम आवर्ती को हम देहली आवर्ती कहते हैं और देहली आवर्ती को न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी हमने पढ़ी कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है? फाई नोट होता है। तो धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने के लिए वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, तो धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। या फिर धातु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन फाई नोट कहलाता है। और फाई नोट इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू नोट होता है। जहाँ न्यू नोट क्या है? देहली आवर्ती है। और फाई नोट क्या है? कार्यफलन है। और एच क्या होता है? प्लांक नियतांक। एच का मान कितना होता है? 6.62 10⁻⁻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 ⁻
पहली आवर्ती और कार्यफलन की परिभाषा। इसके अलावा हमने पढ़ा कि धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की अन्य विधियाँ। तो अन्य विधियों में हमने पढ़ा था कि पहली विधि थी तापायनिक उत्सर्जन, कि ताप देकर के गर्म करने पर भी धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, गर्म करने पर भी धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। दूसरी विधि हमने पढ़ी क्षेत्र उत्सर्जन, कि प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाने पर भी धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। तीसरी विधि हमने पढ़ी, तीसरी अब पढ़ेंगे, देखो भाई, द्वितीयक उत्सर्जन, कि धातु सतह पर उच्च गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन आपतित करने पर धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें उच्च गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन आपतित करवाते हैं, उच्च गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन आपतित करवाते हैं तो धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, और यह विधि द्वितीयक उत्सर्जन कहलाती है। आज हम पढ़ेंगे, देखो भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या। बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रायोगिक व्याख्या। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक निर्वात की कांच की ट्यूब होती है, जिसके अंदर निर्वात होता है, कांच की ट्यूब है, निर्वातित कांच की ट्यूब है। इसके अंदर दो धात्विक प्लेटें लगी होती हैं, धात्विक प्लेटें हैं, एक माइनस है और एक प्लस है, ठीक है। तो धात्विक प्लेटें हैं, इन्हें हम धात्विक इलेक्ट्रोड कहते हैं। धात्विक हैं, धातु की बनी हुई हैं, और इन्हें हम धात्विक इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक इलेक्ट्रोड पर माइनस आवेश है, एक पर प्लस आवेश है, तो माइनस आवेश वाले को हम कैथोड कहते हैं और प्लस आवेश वाले को हम एनोड कहते हैं, ठीक है भाई। आपको पता भी है कि कैथोड को माइनस होता है, एनोड पर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और ऊपर से यहाँ से प्रकाश आपतित करवाते हैं, प्रकाश आपतित करवा रहे हैं, और इस प्रकाश की जो आवृत्ति है वो निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होनी चाहिए, निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश ऊपर से आ रहा है। और इस प्रकाश के अंदर क्या है, फोटोन। फोटोन क्यों भाई, प्रकाश जो होता है, प्रकाश का जो क्वांटा होता है, प्रकाश का सबसे छोटा भाग, प्रकाश का सबसे छोटा भाग क्या होता है, फोटोन होता है, ठीक है। तो फोटोन क्या है, प्रकाश का क्वांटा है। आवेश का क्या होता है, क्वांटा, आवेश का क्वांटा क्या होता है, आवेश का जो क्वांटा है वो इलेक्ट्रॉन होता है। आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, Q = Ne होता है। तो वहाँ पर आवेश का क्वांटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पर प्रकाश का क्वांटा क्या होता है, फोटोन। और एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, E = hν, E = क्या होती है, hν, जहाँ न्यू उसकी आवृत्ति है, h प्लांक नियतांक है, E उसकी ऊर्जा है, ठीक है। अब देखो कैथोड को क्या कहते हैं, कैथोड को हम उत्सर्जक कहते हैं। उत्सर्जक क्यों कहते हैं, क्योंकि कैथोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। कैथोड जो होता है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है, और एनोड क्या होता है, संग्राहक। अब एनोड को संग्राहक क्यों कहते हैं, क्योंकि एनोड प्लस का होता है, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो एनोड की तरफ आकर्षित होंगे, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो नीचे परिपथ में प्रवाहित होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहे हैं तो धारा इनकी विपरीत प्रवाहित होगी, धारा इनके इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। अब देखो धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है, वो धारा को मापने के लिए माइक्रो एमीटर लगा हुआ है, माइक्रो एमीटर μA, और नीचे एक परिपथ में दिक् परिवर्तक लगा हुआ है। दिक् परिवर्तक, इसमें 4 मार्ग होते हैं, 1 2 3, इसको 4 मार्ग की कुंजी कहते हैं। दिक् परिवर्तक क्या काम करता है, इस धारा की दिशा को बदलने के लिए काम आता है, धारा की दिशा को बदलने के लिए काम आता है। देखो भाई दिशा क्यों बदल सकता है, दिशा क्यों बदल सकता है, क्योंकि ये है ना, ये जो वायर हैं इसको हम यहाँ से हटाकर यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं,
तो इस वायर का फेरबदल करने पर, इस वायर को बदलने पर यहाँ पर प्लस की जगह अपन माइनस कर सकते हैं, माइनस की जगह अपन प्लस कर सकते हैं। तो प्लस माइनस करने पर, प्लस माइनस चेंज करने पर धारा दिशा भी अपने आप चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो दिक परिवर्तक होता है वो धारा दिशा बदलने के काम आता है। और धारा दिशा कैसे बदलता है, क्योंकि ये जो दिक परिवर्तक है वो एनोड का विभव, एनोड का जो आवेश है वो चेंज कर देता है। एनोड का आवेश चेंज कर देगा, प्लस का माइनस कर देगा, माइनस का प्लस कर सकता है। तो इसलिए अगर प्लस कर रहे हैं तो धारा इस तरफ होगी, अगर माइनस कर रहे हैं तो धारा नीचे की तरफ आ जाएगी। तो धारा दिशा अपने आप चेंज हो जाएगी। नीचे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इस वोल्ट को, ये वोल्टेज को मापने के लिए कि धारा प्रवाहित होने पर कितना विभव आ रहा है, तो इस विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर लगा हुआ है। और धारा को नियंत्रित करने के लिए, धारा को नियंत्रित करने के लिए धारा नियंत्रक RH लगा हुआ है। और नीचे बैटरी है और एक कुंजी K लगी हुई है। ठीक है भाई, तो ये इसकी प्रायोगिक व्याख्या हो गई। ध्यान रहे इसमें सबसे मेन शब्द क्या है, दिक परिवर्तक है। दिक परिवर्तक क्या काम आता है, देखो नाम से स्पष्ट है, दिक, दिक मतलब दिशा, दिक मतलब क्या होता है, दिशा। तो दिशा का परिवर्तन करता है, और दिशा किसकी होनी चाहिए, धारा की होनी चाहिए। तो धारा की दिशा परिवर्तन करता है। अब देखो भाई, तो इसमें जो मेन बात वो क्या है, जो प्रकाश आता है, प्रकाश के अंदर फोटोन होते हैं। तो प्रकाश की जो आवृत्ति है वो एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होनी चाहिए। अगर निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। अब देखो अपन यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अब यहाँ पर जो प्लस है, मेन बात इसकी है एनोड विभव। यहाँ पर ये एनोड विभव है V। तो यदि अपन एनोड विभव का मान चेंज कर रहे हैं, एनोड विभव का मान चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ प्लस आवेश बढ़ा रहे हैं, अगर अपन इसको प्लस आवेश देते जा रहे हैं, प्लस आवेश बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो यदि हम एनोड विभव का मान बढ़ा रहे हैं तो जैसे ही हम एनोड विभव का मान बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो प्लस बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। अगर ज़्यादा इसकी तरफ आकर्षित होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और धारा का मान अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर धारा बढ़ेगी भाई। ठीक है भाई, तो ध्यान रहे कि एनोड विभव का मान बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है। तो इसका प्रभाव हो सकता है एग्जाम में कि एनोड विभव का धारा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एनोड विभव बढ़ाने पर, अगर बढ़ा रहे हैं विभव, तो धारा का मान अपने आप बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित होंगे। और अगर एनोड विभव कम कर रहे हैं, इस प्लस की जगह अपन माइनस कर रहे हैं, जैसे मान लो पहले +5 है, फिर +4, +3, +2, +1, फिर माइनस कर दिया। तो अगर एनोड विभव का मान हम कम करते जा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो कम इलेक्ट्रॉन इसी तरफ आकर्षित होंगे और कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो धारा का मान अपने आप कम हो जाएगा। तो ध्यान रही एनोड विभव का मान बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है और एनोड विभव का मान कम करने पर धारा का मान कम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, ये इसकी प्रायोगिक व्याख्या होगी। देखो इसमें जो प्रयोग का हम इसका वर्णन कर लेंगे। देखो इसमें कांच या क्वार्टज की निर्वात की नली होती है। इस नली में 2 धात्विक इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, कैथोड व एनोड लगे होते हैं। कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसलिए इसे उत्सर्जक कहा जाता है। जबकि एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं भी, जो एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं, इसलिए इसे संग्राहक कहते हैं। संग्राहक क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संग्रहण करता है। जो कैथोड होता है वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, इसलिए उसको उत्सर्जक कहते हैं। और प्रकाश विद्युत धारा को परिपथ में लगे माइक्रोमीटर से तथा एनोड व कैथोड के मध्य विभवांतर को वोल्टमीटर से मापते हैं। ठीक है भाई, धारा को माइक्रोमीटर से और विभवांतर को वोल्टमीटर से मापा जाता है। परिपथ में लगे दिक परिवर्तक की सहायता से, परिपथ में लगे दिक परिवर्तक की सहायता से ए का विभव सी के सापेक्ष धनात्मक, देखो ध्यान रहे दिक परिवर्तक की सहायता से ए का विभव सी के सापेक्ष धनात्मक या ऋणात्मक किया जा सकता है। देखो जो ए का विभव है, ए का विभव वो सी के सापेक्ष धनात्मक या ऋणात्मक किया जा सकता है। इसको हम धनात्मक या ऋणात्मक कर सकते हैं दिक परिवर्तक की सहायता से। इसलिए दिक परिवर्तक जो होता है वो धारा दिशा बदलने के लिए काम आता है। तो जो दिक परिवर्तक की सहायता से हम ए का विभव सी के सापेक्ष धनात्मक या ऋणात्मक कर सकते हैं। अर्थात दिक परिवर्तक धारा दिशा बदलने के लिए काम में आता है और धारा नियंत्रक द्वारा धारा को नियंत्रित किया जाता है। क्रियाविधि, देखो क्रियाविधि कैसे काम करता है ये प्रयोग, जब निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति, देखो हर जगह ये शब्द आ रहा है, निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश कैथोड पर आपतित किया जाता है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जब कैथोड पर आपतित किया जाता है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एनोड द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है।
ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आएगी वो आगे अब आएगी, प्रायोगिक परिणाम से निष्कर्ष क्या निकलते हैं। प्रायोगिक, देखो प्रायोगिक परिणाम के अंतर्गत क्या आएगा कि प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव, प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव, तीव्रता का प्रभाव और आवर्ती का प्रभाव। जो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, जो यहाँ पर धारा बन रही है, उस धारा पर इस एनोड विभव का क्या प्रभाव पड़ता है, इस धारा पर इस फोटोन की आवर्ती का क्या प्रभाव पड़ता है, इस धारा पर इस फोटोन की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका प्रायोगिक परिणाम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। 3 परिणाम है कि इस धारा पर विभव का क्या प्रभाव पड़ेगा, पहला है। दूसरा, इस विभव पर, इस धारा पर इसकी आवर्ती का क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर तीसरा है तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम आवर्ती का, तीव्रता का और विभव का मान चेंज करने पर धारा का मान चेंज होता है। और किस प्रकार से चेंज होता है, तो यहाँ पर देखो ग्राफ बना हुआ है साफ साफ, बहुत ही अच्छा ग्राफ है। देखो हमने ग्राफ किसके बीच खींचा है, ग्राफ हमने एनोड विभव वी और धारा के बीच खींचा है कि एनोड विभव का धारा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विभव वी जो है उसका धारा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इन दोनों के बीच ग्राफ है। और इस ग्राफ में नियत क्या रखा गया है, इस ग्राफ में तीव्रता आई और आवर्ती न्यू नियत रखी गई है। जो प्रकाश ऊपर से आ रहा है उसकी आवर्ती न्यू फिक्स की गई है और तीव्रता भी फिक्स की गई है। दोनों ही आई और न्यू दोनों ही नियत हैं। ग्राफ किसके बीच बन रहा है, वी और आई के बीच बन रहा है। आगे जो ग्राफ आएगा उसमें तीव्रता आई नियत नहीं रहेगी एक में तो, और दूसरे में न्यू नियत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये पहला ग्राफ है और बहुत ही अच्छा ग्राफ है। देखो देखो इसमें क्या है, देखो स्टार्टिंग में वी का मान 0 है। जब वी का मान 0 है तब भी धारा का मान कुछ ना कुछ है। तो एक निष्कर्ष तो यहाँ से निकल रहा है कि एनोड विभव का मान 0 होने पर भी धारा का मान 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि धारा का मान कुछ ना कुछ आ रहा है। देखो वी का मान जब 0 है, यहाँ पर विभव का मान 0 है, नीचे एक्स एक्स पर विभव लिया गया है, वाई एक्स पर आई धारा ली गई है, ठीक है। तो देखो इस ग्राफ में क्या है, प्रकाश की तीव्रता व आवर्ती को नियत रखकर प्रकाश विद्युत धारा आई व एनोड विभव वी के मध्य ग्राफ खींचा गया है। तो ये वाला ग्राफ ही है। देखो इसमें हमने क्या कर रहे हैं कि शून्य विभव पर भी धारा का मान कुछ ना कुछ है। फिर हम एनोड विभव का मान बढ़ाते हैं। जब एनोड विभव बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगी और एक मान पर जाकर धारा नियत हो जाएगी। जब एनोड विभव बढ़ाते हैं तो धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है और एक समय ऐसा आएगा जब धारा का मान नियत हो जाता है। जब धारा का मान नियत हो जाएगा उसे हम संतृप्त धारा कहते हैं, ठीक है। देखो इस बात को हम यहाँ प्रयोग समझेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है कि विभव का मान बढ़ाने पर धारा क्यों बढ़ती है। मैंने अभी भी बताया था कि देखो विभव का मान बढ़ाएंगे, यदि यहाँ पर दिक् परिवर्तक की सहायता से एनोड विभव का मान बढ़ाएंगे, प्लस ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, प्लस ज़्यादा कर रहे हैं, +5 +6 +7 +8, तो ऐसे प्लस का मान जब ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित होंगे। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो धारा का मान अपने आप बढ़ेगा भाई। तो साफ है कि एनोड विभव का मान बढ़ाने पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित होंगे और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित होंगे तो धारा का मान अपने आप बढ़ेगा। अब देखो हम वी का मान बढ़ाते जा रहे हैं, वी का मान बढ़ाएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ होंगे और धारा का मान बढ़ता जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे, तब धारा का मान नियत हो जाता है, ठीक है। जब सारे इलेक्ट्रॉन निकल कर के यहाँ आ जाएंगे तब धारा का मान नियत हो जाता है और उस नियत धारा को हम संतृप्त धारा कहते हैं, ठीक है भाई। तो उस नियत धारा को हम संतृप्त धारा कहेंगे। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाते हैं, जब सारे इलेक्ट्रॉन, देखो शुरुआत में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेंगी तो जब संख्या बढ़ेगी तो धारा का मान बढ़ेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब धारा का मान नियत हो जाता है, उस नियत धारा को हम संतृप्त धारा कहते हैं। तो ध्यान रहे संतृप्त धारा क्या होती है, संतृप्त धारा क्या होती है, नियत धारा कहलाती है। और इस धारा के ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन परिपथ में प्रवाहित होते हैं और एक भी इलेक्ट्रॉन आगे और नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन परिपथ में प्रवाहित होंगे और तब धारा का मान नियत हो जाता है। उस नियत धारा को हम संतृप्त धारा कहते हैं, ठीक है। अब देखो जब हम धारा का मान, जब विभव का मान कम करेंगे, देखो अभी तो हमने विभव का मान बढ़ाया था, हमने वी बढ़ाया था, जब वी बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा जब धारा का मान नियत हो जाता है। जब वी को हम कम करेंगे, देखो जब वी को मन कम कर रहे हैं, जैसे पहले 5 फिर 4 फिर 3, तो ऐसे कम कर रहे हैं तो कम इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित होंगे और कम इलेक्ट्रॉन जब इसकी तरफ आएंगे तो धारा का मान भी कम होगा। तो ध्यान रहे कि वी का मान कम करने पर धारा का मान भी अपने आप कम होगा। और जब वी 0 हो गया तभी धारा का मान 0 नहीं है। लेकिन देखो अब देखो वी का मान ऋणात्मक करेंगे, यहाँ पर माइनस होता है और इस तरफ प्लस होता है,
जब v का मान ऋणात्मक करेंगे, ठीक है, तो धारा दिशा बदल जाएगी। जब v का मान ऋणात्मक करेंगे, v माइनस का करेंगे, तब धारा दिशा बदल जाएगी। क्योंकि देखो धारा यहाँ प्लस की, यहाँ v प्लस का है, देखो इसमें प्लस प्लस होते दोनों भी, इसमें इस जो ये वाला होता है भाग, इसमें दोनों ही प्लस प्लस होते हैं, और जो ये वाला भाग होता है इसमें दोनों ही माइनस माइनस होते हैं, आपको पता हो, ठीक है। इसमें जो निर्देशांक होते हैं प्लस प्लस होते हैं, यहाँ निर्देशांक होते हैं माइनस माइनस होते हैं। तो इस भाग में v भी माइनस का है और i भी माइनस की है। तो v को माइनस करने पर, विभव को माइनस करने पर, यहाँ से दिक् परिवर्तन सहायता से इस v को माइनस किया जाए। तो जब यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ प्रत्याकर्षित होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों